नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार पूरी दुनिया में, पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपात बैठक जारी है। कोरोना मरीजों की तीमारदारी में लगे सैकड़ों डॉक्टर खुद भी कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। देश के कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर अब तक इस कोविड की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू चल रहा है। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन भी चल रहा है। यूपी में भी नाइट कर्फ्यू जारी है। हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 5 ही दिन काम करने का आदेश है। ऐसे ही बाकी राज्यों में भी जहां जहां जितने जरूरी हैं वो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे ये एहतियाती कदम इसको रोकने के लिए, इसके विस्तार के लिए काफी हैं, या फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है? क्योंकि हमने देखा था, चाहे वो कोविड का फर्स्ट फेज हो तब कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, सेकंड फेज में भी हमने देखा था कि लॉकडाउन लगा था, और अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसने चिंताओं को बढ़ा दिया है। और इस वक्त मैं सीधा चल रहा हूं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ सर, नमस्कार। टीएस सिंहदेव सर, आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। सर, आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालातों से पूरा देश गुजर रहा है और कोविड के हालात हैं, हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जो हालात हम देख रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां भी करीब 3,500 के आसपास केसेस आए हैं। तो अभी क्या मतलब तैयारियां आपकी चल रही हैं? क्योंकि आने वाला वक्त ये कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हो सकता है कि पीक पर हो, और हो सकता है कि फिर जैसा सेकंड फेज में हुआ था या उससे भी ज्यादा केसेस आने शुरू हो जाएंगे। 2 बातें हैं इसमें। एक तो कोरोना के पॉजिटिव आने की बात, और दूसरे लहर के समय ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 5-1 लाख केस पर डे पॉजिटिव आ सकते हैं जी। उतने नहीं गए थे। 1.5 लाख के आसपास गए थे, 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास गए थे एक दिन में। और इस बार डॉक्टर पॉल ने जो आंकड़े दिए थे अनुमान के, संभावना के, वो 14 लाख प्रतिदिन के दिए थे देश के लिए कि पीक आ सकता है, 14 लाख केस प्रतिदिन आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी 3 से 5 लाख एक दिन में पॉजिटिव आ सकते हैं। 160 तो हम कल ही आंकड़ा हमने छुआ। टेस्टिंग भी बढ़ते जा रही है, तो पॉजिटिव निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में भी अगर 1 लाख पॉजिटिव एक समय में 1,30,000 एट ए टाइम एक्टिव केसेस थे, तो ये संख्या भी बढ़ेगी जी। राहत की बात केवल ये है कि संक्रमण की तीव्रता उतनी महसूस नहीं हो रही। पेशेंट्स में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही सीमित दिख रहा है अमूमन ये संक्रमण। लंग्स को प्रभावित होने की बात डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात, जैसे दूसरे दौर में जिस तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही थी, वैसे सीरियस लक्षण, SpO2 लेवल्स गिर रहे हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हो, ये बात नहीं आ रही है। अपितु ये बात आ रही है कि अन्य उपचार के लिए अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो रूटीन में उनको अगर टेस्ट किया जा रहा है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट से भी अस्पताल के बिस्तर इस्तेमाल में आ रहे हैं, वो भर रहे हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव, केवल कोरोना पॉजिटिव होने के नाते SpO2 लेवल्स बहुत कम हो गए हो, हाइपोक्सिया की स्थिति हो, ऐसी बात दूसरी लहर की तुलना में कम देखने को मिल रही है। वो राहत की बात है, वरना संख्या तो और बढ़ेगी जी। क्योंकि सर अभी WHO के जो चीफ हैं उन्होंने भी हाल में कहा है कि लोग इस नए वाले कोविड को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि लाइटली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये मत सोचिए कि इसका कितना प्रभाव है कितना नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि संक्रमण फैला रहा है, तो संक्रमण ना फैले, लोगों के बीच जागरूकता बनी रहे। इसको लेकर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, अवेयरनेस की बात करना, चाहे वो जिंगल्स के माध्यम से हो, अभी आपने अवसर दिया तो आपके माध्यम से जी, अखबारों के माध्यम से, जिले लेवल की बैठकों को लेके जिला प्रशासन उनको एक्टिवेट करके रैपिड रिस्पांस टीम के जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जागरूकता जितनी भी बन सके लोगों तक पहुंचाना, अर्बन बॉडीज हैं इनके माध्यम से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके माध्यम से, ये अपनी ओर से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों तक ये संदेश जाए। और जैसा आपने कहा WHO के
जनरल सेक्रेटरी में, ये सेक्रेटरी जनरल ने भी जिस बात को कहा कि हल्के से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और लेने की बात भी नहीं है, किंतु इस बार बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। एक व्यक्ति को हो रहा है तो उनके पूरे परिवार को, जैसे पहले नहीं होता था, अब करीब करीब सभी जगह से ये सूचना आ रही है कि एक को हुआ तो पूरे परिवार को, जैसे आपने डॉक्टर्स का बताया, एक जगह पे अगर एक को हुआ वर्क प्लेस में तो करीब कई लोगों को प्रभावित कोरोना इस बार कर दे रहा है। ये इसके लक्षण है। सर, क्या छत्तीसगढ़ का हेल्थ इंफ्रा इस बार तैयार है? क्योंकि केसेस आप खुद भी कह रहे हैं कि सेकंड वेव से ज्यादा आ सकते हैं, इस तरह की आशंका है, तो वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या समय सिचुएशन है वहां पर? बूस्टर डोज को लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं? क्योंकि 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी लगनी है, खासतौर पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनको लेकर क्या तैयारियां? फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में 96% क्रॉस कर गया है और सेकेंड डोज भी 65% क्रॉस कर गया है, 66% के आसपास अभी होगा। और 15 से 18 साल के बच्चों को भी 40% वैक्सीनेशन, कल तक की जो रिपोर्ट थी 40% वैक्सीनेशन हो गया है। और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो बूस्टर डोज की बात आ रही है, कल से वो चालू होगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ऊपर कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए ये कल से चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और क्या तैयारियां आपकी हैं और आगे को लेकर किस तरह से जागरूक करना है लोगों को कि कोविड से बचे रहे, आपने हमसे डिटेल में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगई जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन MD हैं नेफ्रॉन के। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर संजीव। इस वक्त जो सिचुएशन है देश में कोविड को लेकर, 1.5 लाख केसेस, 1,60,000 केसेस लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट किए गए हैं, 300+ डेथ्स भी रिपोर्ट की गई हैं और पिछले 3-4 दिन से लगातार 1 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं। ये सिचुएशन क्या कह रही है सर अभी? ये ऑलरेडी जो थर्ड वेव जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे वो तो काफी हफ्तों से शुरू है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में ये केसेस बढ़ रहे हैं। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमने हर जो डोमिनेंट वेरिएंट है उसके हिसाब से हमने अपना रिस्पांस फाइन ट्यून करना है। हमें ये पता है कि ये वायरस डेल्टा के हिसाब से, सेकेंड वेव के हिसाब से ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा स्प्रेड कर रही है, ज्यादा ट्रांसमिबल है, इम्यून एस्केप ज्यादा है। तो इसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फिलहाल तक कम हो रहे हैं। और हमें ये देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा ये संक्रमण हो रहा है, 6 गुना ज्यादा बच्चों में, वर्ल्ड वाइड जो डेटा है। तो हमें प्रिपेयर रहना है, पैनिक नहीं रहना, हमें अलर्ट रहना है, अलार्म नहीं होना। हमें पता है कि जो सारा जो हेल्थ केयर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, ICUs हैं, वो सब रेडी हैं। हमें पता है कि ये जो रिकवरी टाइम है, जो पहले डेल्टा में 10-12 दिन लग रहे थे, ये जल्दी रिकवर हो रहे हैं। हमें सतर्क रहना है। हमें 4 चीज इंपॉर्टेंट करनी है जी। अब हमें अपना नेशनल पॉलिसी बनाना है मास्किंग का। ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें एक सबको बताना है कि सिंपल क्लॉथ मास्क सफिशिएंट नहीं है। हमें हाई स्पेसिफिकेशन N95 मास्क पहनना है जो पूरी तरह नाक और मुंह को हर 4 कोनों से ढके, मतलब एयर लीक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हमें जो अभी तक हमने वैक्सीन का कैंपेन किया है, ये बेहतरीन कैंपेन है। मेरे ख्याल कोई भी कंट्री वर्ल्ड वाइड इस तरह का कैंपेन नहीं कर सकी है। जो हमें फर्स्ट डोजेज है उनको हमें सेकंड फुल इम्यूनाइजेशन करना है। और कल से हमें पता है 60+ और हेल्थ केयर वर्कर्स का जो बूस्टर डोजेज है वो शुरू हो रहे हैं, बच्चों के वैक्सीन शुरू करे गए हैं। हमें जितनी जल्दी, मेरा ख्याल इस महीने के अंदर अंदर 180 तक पहुंचने की हमारे लक्ष्य होने चाहिए, वो हमें सिग्निफिकेंट कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी देगी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसमें स्टिग्मा नहीं अटैच करना और लोगों के मन में पैनिक नहीं क्रिएट करना, क्योंकि डेल्टा के टाइम में इतना ज्यादा पैनिक, इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा भय बैठ गया है। हमें किसी को पैनिक क्रिएट नहीं करना, हमें उनको खाली इंफॉर्मेशन देनी है। ये वेव भी जैसे आ रही है, ये भी अगले 4-6 हफ्ते में निकल जाएगी, जब तक हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन बहुत बेहतरीन है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि ये जो वैक्सीन है पूरी तरह काम नहीं कर रहा, क्या या ये वैक्सीन जो ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन के खिलाफ बनाया गया था इसमें काम नहीं करेगा। मैं आज सबको रीएश्योर करना चाहता हूं कि जो वैक्सीन जो बना है, दोनों इंडियन वैक्सीन जी सॉरी, ये पूरी तरह ऑलमोस्ट 80-90% काम करेंगे। इसमें आप फियर मत रखिए। जो एक लॉन्ग टर्म जो टी रिएक्टिव क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके द्वारा जो अभी भी जो वैक्सीन इस्तेमाल करें, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल डरिए मत, क्राउडेड एरियाज में मत जाइए, पुअर वेंटिलेटेड एरियाज में मत जाइए, मैरिज फंक्शन, सोशल फंक्शन, फेस्टिविटीज अगले 4-6 हफ्ते अवॉइड करें। ठीक है सर, मैं आपके पास आगे भी लौटूंगा। मेरे साथ पद्मश्री डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल सीनियर प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। सर, अभी कोविड की वेव को लेकर आपके जो प्रेडिक्शंस रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी मोस्टली जो एक मेजर इफेक्ट दिख रहा है, अगर मैं देखूं तो दिल्ली, मुंबई और वेस्ट बंगाल का कोलकाता, यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट, अभी जो मोस्ट इफेक्टेड जो एरियाज हैं वो ये नजर आ रहे हैं। तो इनमें पीक को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? कभी कभी कहीं कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के बाद आएगा, किसी में कहा जाता है 15 जनवरी, कोई कह रहा है 25 जनवरी। क्या आपका जो प्रेडिक्शन है वो क्या कहता है पीक को लेकर? जी, हमारा आकलन हमारे अपने मॉडल द्वारा तीनों ही शहरों के लिए है कि 15 जनवरी के आसपास ये पीक करेंगे और फिर उसके बाद तो इनके केसों की संख्या बड़ी तेजी से कम होनी शुरू होगी और इस महीने के अंत तक केसेस काफी कम हो जाएंगे। तो सर, ये पीक में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी लास्ट 24 आवर्स में 1,60,000 केस हैं, तो पीक में कितने तक ये राइज हो सकते हैं मामले इस पर? ये आप भारत की बात कर रहे हैं, आप शहरों की बात नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी, तो भारत के लिए अभी हमारा आकलन पूरी तरीके से, इसको हम कहते हैं मॉडल कन्वर्ज नहीं किया है, क्योंकि भारत के लिए डेटा अभी थोड़ा कम है, कुछ दिनों का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी जो हमारा आकलन है उसके अनुसार इस महीने के अंत तक पीक आएगी भारत में, आखिरी हफ्ते में जी। और केसों की संख्या अभी बड़ा बताना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। अभी हम बस ये कह सकते हैं कि 4 लाख से 8 लाख के बीच में कोई संख्या होगी, लेकिन क्या होगी कुछ दिनों बाद हम थोड़ा और निश्चित रूप से बता पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और है, इस नए वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये दिख भी रहा है कि हाँ ठीक है, फैल तेजी से रहा है, लेकिन अभी तक लाइफ लॉस इतना नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सोचकर लोग लापरवाहियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश की कई हद तक एक सफलता रही जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया और इसके साथ ही साथ सेकेंड वेव में बहुत लोग इम्यून हो गए थे। तो उसके कारण से इसका असर अधिक नहीं दिख रहा है। इन्फेक्शन होता है लेकिन बहुत खतरनाक नहीं होता। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता सबको है। देखिए, मुझे किसी 10 लोगों को पे असर नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ पे असर नहीं होगा। क्या मेरे अंदर कोमॉर्बिडिटी है या कुछ इस प्रकार से आंतरिक संरचना है कि वो ये वायरस बहुत अधिक घातक कह सकता है। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। और मेरे साथ बाकी कुछ और मेहमान भी हैं। डॉक्टर राहुल पंडित, सदस्य कोविड नेशनल टास्क फोर्स मुंबई से साथ में हैं, और डॉक्टर NK गांगुली, पूर्व DG ICMR। आप दोनों का भी स्वागत है सर। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूं और मुंबई से रिलेटेड मैं सवाल इसलिए आपसे करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुंबई में केसेस की संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई इस समय लगभग समझ लीजिए कि बराबर बराबर पर हैं, और महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो देश में टॉप पर है महाराष्ट्र। तो वहां पर अभी किस तरह की सावधानियां और किस तरह की सतर्कता की जरूरत है? क्योंकि मुंबई में तो वैसे भी लोकल वगैरह काफी ज्यादा रहता है, उसमें भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो किस तरह से वहां पर आगे बढ़ना चाहिए मुंबई में? नमस्ते जी। इस वक्त अगर आप बॉम्बे की तरह हालत देखें तो ये दिख रहा है कि करीब केसेस जो है वो पिछले 4 दिनों में एक लेवल पे आके स्टेबलाइज हो गई है। करीब 20,000 केसेस आ रही है। आज भी मेरे ख्याल से उसी नंबर के आजू-बाजू लगभग उतना ही दिखेगा, 20,000 के आजू-बाजू उतना ही आंकड़ा दिखेगा आज भी। और ये भी देख रहे हैं हम लोग कि जो केसेस अधिकतम है वो एसिम्टोमेटिक है। करीब 90 से 93% पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। और इस वक्त जो हम लोग ट्रैकिंग जो जिस चीज की कर रहे हैं वो, जैसे हमारा पिछले 2 वेव में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की ट्रैकिंग होती थी हमारी सबसे ज्यादा, वो अब टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से हटके हम लोग हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी, ICU ऑक्यूपेंसी, ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी, इसकी हम लोग ट्रैकिंग ज्यादा कर।
तो इस वक्त अगर आप देखो तो ऑक्सीजन और आईसीयू बेड करीब 30% से थोड़े कम ऑक्यूपाइड है और ओवरऑल हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी करीब 19% के करीब है आज जी। तो इस वक्त सिचुएशन जो है भले नंबर बहुत ज्यादा है पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा तनाव नहीं है और वही हमको देखना है। दूसरी बात ये भी देखना है कि हमें जो जान है वो किसी भी हालत में हर एक व्यक्ति की जान बचानी है। बिल्कुल। तो इस वक्त डेथ्स और मोर्टेलिटी भी कम है और अगर आप पूछे कि इसमें हम लोग और क्या एहतियात बरत सकते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बहुत पहले से पैनलिस्ट बोल चुके हैं पर मास्क ये सबसे अधिकतम महत्वपूर्ण हथियार है हमारे साथ और हमारा जो वैक्सीनेशन का जो पूरा दौर चल रहा है जो प्रोग्राम चल रहा है उसको इसी तरह चलाते रहना है और मजबूत करते रहना है। वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी हमें डाउट हमारे पास नहीं रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति में नहीं रहना चाहिए, वहां तक तो उसकी आईडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं डॉक्टर मेरे ख्याल से नंबर और थोड़े बहुत जी बढ़ेंगे जी ऐसा लग रहा है पर फिर जैसे अगर हम लोग देखें तो कुछ दिनों के बाद शायद एक या हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद नंबर शायद घटना भी शुरू होती। जी ठीक है, मैं डॉक्टर एन.के. गांगुली के पास चलता हूं, पूर्व डीजी आईसीएमआर। डॉक्टर गांगुली, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी सवाल उठते रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव हमने देखा कि हिंदुस्तान में बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। अभी कल ही जो डेटा जारी किया गया था 151 करोड़ से ऊपर वैक्सीन अभी देश में लग चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ लगातार सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वाला जो वैक्सीनेशन है इस नए वेरिएंट पर कारगर है या नहीं। इस चीज को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर जवाब दें। उसके पहले मैं एक मिथ को दूर करना चाहता हूं जी जी कि इसमें वही सावधानी बरतनी है जैसे हम डेल्टा स्ट्रेन के अगेंस्ट कर रहे थे, क्योंकि 3% डेथ इसमें दुनिया भर में ये आंकड़े आए हुए हैं और बाकी जगहों में जहां पर कि नॉन वैक्सीनेटेड लोग ड्राइव कर रहे हैं इसको आईसीयूज वगैरह भर गए हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स जिस तरीके से इसमें अफेक्टेड हो रहे हैं वो बहुत ही सोचने की चीज है क्योंकि उससे हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगी। एक और बात मैं करना चाहूंगा कि ये आंकड़ा है कि इसमें लेटेंसी होती है, तो लॉन्ग कोविड इसमें भी अब देखा जा रहा है क्योंकि ये नया वायरस है बट लॉन्ग कोविड के लक्षण ब्रेन में, किडनी में, लिवर में, हार्ट में ये देखा जा रहा है और ये चीज जो है ये चिंताजनक चीज है। इसलिए इसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये ज्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है या ये ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं करता। अभी जैसे बोला गया हमें हर एक की जान बचानी है, जो इसमें वल्नरेबल है वो अफेक्टेड होंगे। फिर जो आपका सवाल था उसका जवाब के लिए ये है कि ये नॉर्मली ये जो शायद दूसरे देशों में ये जो चल रहा है वो नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन इसको ड्राइव कर रही है और जब तक नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन कहीं भी रहेगी उनको ये जो इन्फेक्शन है ये नहीं जाएगा। तो एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि बूस्टर डोज की बहुत जरूरत है क्योंकि बूस्टर डोज जो है वो इसकी जो इम्यूनिटी है ज्यादा दिन नहीं रहती है। ये दुनिया के आंकड़े हैं हम और दुनिया के साइंटिफिक आंकड़े हैं, बड़े बड़े अच्छे जर्नल्स में निकले हुए हैं कि इसमें बूस्टर डोज से काफी अच्छा वो मिलता है। सीवियर इन्फेक्शन वैक्सीनेशन से बचता है, डेथ बचता है, इन्फेक्शन नहीं बचता। इसलिए जैसे अभी बोला गया, सब ने बोला कि जो N95 मास्क या उसके बराबर के मास्क है ये बहुत जरूरी है, डिस्टेंसिंग जरूरी और कोविड नॉर्म्स की जरूरत है। और अभी अगर हम 1 या 2 महीने हम थोड़ी सख्ती से इसका वो करें, पालन करें, तब हम इससे निजात पाएंगे। और N95 मास्क महंगा होता है। जो लोग भी ऐसे सिचुएशन में काम करते हैं जैसे वल्नरेबल है, जैसे अभी पुलिसकर्मी है, ढेर सारे अभी एक शहर में 65 पुलिसकर्मी भी इन्फेक्टेड हुए, तो इनको N95 मास्क हमको मुफ्त बांटनी चाहिए। जैसे वैक्सीन हम बांट रहे हैं, N95 मास्क मुफ्त बांटनी चाहिए और हमें बच्चों को बचाना चाहिए। बच्चों में कई दूसरे कंट्रीज में जहां पर ये थोड़े दिनों से है, बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और बच्चे आईसीयूज भी भर रहे हैं। तो हमको इसमें उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जो किसी दूसरे पैंडेमिक में हम बरतते हैं। ठीक है, डॉक्टर मणिन्द्र अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल मेरा ये है कि ये जो अब वेरिएंट फैल रहा है या ये जो कोविड हो रहा है, ये सब ओमिक्रॉन है या अभी डेल्टा भी एग्जिस्ट कर रहा है?
मुझे लगता है कि शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी सवाल को लेकर मैं डॉक्टर राहुल पंडित आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अगर हम देखें कि कौन सा वेरिएंट इस वक्त प्रेडोमिनेंट है, तो शायद शहर शहर में हमें अलग अलग परसेंटेज मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही है केसेस की, कैरेक्टरिस्टिक जो केसेस के है वो ओमाइक्रॉन को सजेस्ट करते हैं। काफी सारे केसेस, काफी सारे सिटीज की जो जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा दिख रहा है कि करीब 80% तक हम लोग शायद ओमाइक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। पर इसके बारे में अगर आपको कॉन्फिडेंटली कहना है तो हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट चाहिए। क्लिनिकली देखते हुए और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हुए और इसकी रफ्तार जो है फैलने की ये देखते हुए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ओमाइक्रॉन के हैं। तो हम ये संभवतः कह सकते हैं कि शायद ये पूरे ओमाइक्रॉन के वेरिएंट ज्यादा दिख रहे हैं। पूरी तरह से तो रिप्लेस नहीं करेगा डेल्टा को। अभी भी हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डेल्टा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, और उसका परसेंटेज बताना इस वक्त, निश्चित परसेंटेज बताना मुश्किल है। ओमाइक्रॉन ज्यादा डोमिनेंट लग रहा है, ऐसा इस वक्त क्लिनिकली लग रहा है। ठीक है डॉक्टर गांगुली, आपने अभी बूस्टर डोज की बात कही तो मेरे माइंड में जस्ट क्लिक किया, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, फॉरेन कंट्रीज, जहां पर बूस्टर डोज लगभग, मतलब हमारे यहाँ तो अभी 60+ की ड्राइव शुरू होने वाली है, लेकिन बाकी देशों में जो युवा हैं उनको बूस्टर डोज लग चुकी है। तो क्या कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर एज है कि 60+ वालों को ही लगना है, या फिर सबको लग जानी चाहिए बूस्टर डोज? देखिए, 60+ वालों को कोई कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए। 60 जो भी 60+ बोले उनको मिलना चाहिए। बाकी देशों में इजराइल वगैरह काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, वहां पर 18 साल से ऊपर सबको लग रहा है बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज लगना भी चाहिए। अब लेकिन लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पर कितनी वैक्सीन अवेलेबल है और हमारा वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 18.5 साल से ऊपर वालों को लगा पाएगी कि नहीं। जैसे फर्स्ट और सेकंड डोज लगा सकी है हमारे यहाँ 18 से ऊपर वालों को, अभी 15 से 18 वालों को भी बहुत जल्दी लगा दिया, ये संभव है। लेकिन हमें वैक्सीन सप्लाई की क्या सिचुएशन है इसके बारे में पता नहीं है। जब कोई पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है उसमें ये सारी चीजें, कितनी वैक्सीन प्रोडक्शन है, कितना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सप्लाई चेन कैसा है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ली जाती है। तो अभी हम सब समय धीरे धीरे बढ़े हैं, इस वक्त भी बढ़ रहे हैं। तो जो वल्नरेबल है मोस्ट, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये वल्नरेबल्स को सबसे ज्यादा अफेक्टेड करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्टेड करती है। तो अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरों को लगाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रहेगी, और अगर हम इसको 60 से ऊपर वालों को लगाएंगे तो वल्नरेबल्स जो है वो बचे रहेंगे। तो इसीलिए बूस्टर डोज अभी जो पॉलिसी ली गई है ये सही है, लेकिन जब भी हम लगा सके हम 18 साल से ऊपर वालों को हमें लगा देना चाहिए। डॉक्टर राहुल पंडित, क्योंकि अब ऐसा है कि हम कई स्टेट्स में अब देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली है तो उसमें वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया है, नाइट लॉकडाउन हर जगह हम देख ही रहे हैं। तो जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, आई मीन टू से जो बहुत क्राउडेड सिटीज हैं, जैसे मैंने मुंबई की बात आपसे की थी, मैं कलकत्ता का भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, ये 3 जो जगह हैं ये ऐसी देखी जा रही हैं जहां पर केसेस सबसे ज्यादा हैं in comparison to other states, in comparison to other places। तो क्या यहां पर कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, और ये जो 3 सिटीज आपने बताई, ये तीनों सिटीज जो है काफी तरह से इंडस्ट्रियलाइज सिटीज भी है, ऑफिसेज और उनके बहुत महत्वपूर्ण लोगों के कंपनीज वगैरह के ऑफिसेज भी है। तो आना जाना भी देश में से लोगों का इन 3 शहरों में बहुत ज्यादा है। तो इसको आपको जो बैलेंस करना पड़ेगा कि आप इसको और इकोनॉमी को और भीड़ भाड़ को आप कैसे बैलेंस करोगे। तो इस वक्त जो भी नियम लगाए हुए हैं मेरे ख्याल से वो ठीक है। अभी हमें एज अ सिटीजन हर एक व्यक्ति को अपने शोल्डर पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम लोग जो है मास्किंग और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करेंगे। अगर हम ये पूरी तरह से पालन कर लेते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमें ये जो फैलने की जो रफ्तार है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे निर्बंध ऑलरेडी ये तीनों शहरों में लग चुके हैं। ठीक है, मुंबई में भी कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए निर्बंध लगाए हैं। तो हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है बस। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक को रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना होगा। आप दोनों सर मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ इस समय अपने पैनल पर चल रहा हूं और मेरे साथ डॉक्टर एन.के. गांगुली, पूर्व डीजी आईसीएमआर, लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर गांगुली, सिम्टम्स को लेकर क्या कोई डिफरेंस है ये ओमिक्रॉन और डेल्टा में?
या सिम्टम्स सेम आ रहे हैं? सिम्टम्स सेम नहीं आ रहे हैं। सिर्फ जिनको सीवियर इन्फेक्शन, वल्नरेबल है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सीवियर कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें आ रहा है। उनकी जो आपको पता ही है कि अभी ये मेजर वेरिएंट है, 300 से ऊपर डेथ हमारे यहाँ कंट्री में हो चुकी है। बट जो सिम्टम्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं। फीवर है, मैले है, तो थोड़ा सा गले में खराश है, तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स ज्यादा है। इसकी जो क्षमता है इन्वेशन की लंग में वो कम है, क्योंकि जो डेल्टा थी वो दो तीन सेल्स को लंग में जोड़ के अंदर घुस जाती थी। इसमें म्यूटेशंस की वजह से इसका लंग में घुसने की क्षमता थोड़ी सी कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नहीं घुस सकती। जो कि वल्नरेबल है उनमें जा सकता है। तो हमें वल्नरेबल्स को पर्टिकुलरली ध्यान देना पड़ेगा कि उनको हम बचाएं। और बट ज्यादातर पॉपुलेशन में इसीलिए लोगों में एक वो आ गई, कंप्लेसेंसी आ गई है, भाई ये तो बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन है तो इसके लिए उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इन्फेक्शन कैरी करेंगे तो आप घर में जाएंगे तो दादा दादी, फादर मदर सबको आप ये ट्रांसमिट करेंगे, और उनमें से कुछ जो वल्नरेबल होंगे उनमें सीरियस इन्फेक्शन होगा। इसलिए इसमें कंप्लेसेंसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बट 80% लोगों में, 90% लोगों में ये एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स। माइल्ड इन्फ्लुएंजा भी घातक है, बड़े बुजुर्ग लोगों में घातक है, छोटे बच्चों में घातक है। तो इन्फ्लुएंजा को कोई अगर सिम्टम्स होता है तो इन्फ्लुएंजा को भी लाइटली जैसे नहीं लेते, इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक इस वक्त मेरे साथ और जुड़ गए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विवेक, क्योंकि सेकंड फेज की मैं अगर बात करूं तो हमने खासतौर पर वो देखा था, सेकंड फेज में पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट बहुत देखने को मिले थे। तो क्या इस वाले जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है, इससे भी इसी तरह का कोई खतरा है? देखिए, जो डेटा दिखा रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी इनसाइड। आई ऑलवेज थैंकफुल टू इंडिया न्यूज दैट आप लोग काफी जागरूकता रख रहे हैं जी, और पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं टू नो अबाउट दिस ओमिक्रॉन। देखिए, ओमिक्रॉन और डेल्टा में काफी जमीन आसमान का अंतर है। ओमिक्रॉन काफी ज्यादा कॉन्टिजियस है, काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसमें 5 गुना ज्यादा पेशेंट को इन्फेक्शन करने की क्षमता है। 32 म्यूटेशन हुए हैं स्पाइक प्रोटीन पे। टोटल स्पाइक प्रोटीन होती है, मैं पब्लिक के लिए बताना चाहूंगा, 1700 के आसपास स्पाइक प्रोटीन होती है इस वायरस के ऊपर। इतना सूक्ष्म छोटा पार्टिकल है, लेकिन इट इज सो डेंजरस, इट्स समथिंग व्हिच इज इंट्रिगुइंग टू द होल मेडिकल साइंस। बट यह है तो है ऐसा, लेकिन 32 म्यूटेशन के बाद इसमें 2 बातें पता ही लगी। जो साउथ अफ्रीका में 26 नवंबर को इसको ओमिक्रॉन और वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया। तो तब से अब तक देखिए, अभी तक हमारे भारत में ही 1.5 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं, जबकि टेस्टिंग करीब 10 लाख पर डे की हो रही है। दिस इज माय एवरेज अनुमान, क्योंकि 1 लाख टेस्टिंग करीब दिल्ली कर रहा है। उस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट अब 17, 18, 19, 20 हो रही है। बॉम्बे में 20 के ऊपर है। लास्ट टाइम डेल्टा में पॉजिटिविटी जब 26 अप्रैल को दिल्ली की पॉजिटिविटी वॉज 25 पॉजिटिविटी रेट, यानी कि 25% केसेस में पॉजिटिव निकल रहा था। उसी के आसपास हम टच कर रहे हैं। अब जहां तक बात आती है विरुलेंस की, कई स्टडीज हुई है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में हुई है, इसमें कैम्ब्रिज में हुआ, साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन में हुआ, न्यू खास करके यूनाइटेड किंगडम सिक्योरिटी हेल्थ सर्विसेज, ये 4 स्पेशल स्टडीज हुई जिन्होंने देखा कि ओमिक्रॉन में 50 to 80% लेस चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन की एज ए डॉक्टर बताना चाहूंगा, जरूरत तब पड़ती है जब आपको सीवियर निमोनिया या माइल्ड टू मॉडरेट निमोनिया हो जाए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तभी आप हॉस्पिटल जाने की सोचेंगे। खांसी जुकाम बुखार को तो आप घर में ही मैनेज कर सकते हैं। तो अगर 70-80% चांसेस है हॉस्पिटलाइजेशन के कम एज कम्पेयर टू डेल्टा, तो हमें इसमें थोड़ा सा राहत रही है। देखिए, अभी भी काफी बेड्स पूरे इंडिया में काफी बेड्स खाली हैं, लेकिन जैसे हमारे अपोलो हॉस्पिटल का बता सकता हूँ, हमारे करीब 20 पेशेंट्स अभी भी एडमिट हैं, इसमें कुछ लोग आईसीयू में भी हैं, लेकिन वेंटिलेटर वाले पेशेंट नहीं है। यानी कि ये तो पक्की बात है कि निमोनिया नहीं कर रहा है। जिनको किसको कर रहा है? डेथ्स हुई है, 9 से 10 डेथ्स हुई है पूरे दिल्ली में भी और बाकी भारत में भी हुई है। उनको कर रहा है जिनको उनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिस पेशेंट की 70 साल से उम्र ज्यादा है और उसको डायबिटीज भी है साथ में, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा अगर डायबिटीज भी है और उनका ब्लड शुगर खराब चल रहा है, तो ऐसे केसेस को हॉस्पिटल में ले जाएं।
और भर्ती करा ले एज ए स्पेशल प्रिकॉशन, क्योंकि कब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए वो ठीक है। सैचुरेशन का मेंटेन करते रहें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस स्पीड से बढ़ रहा है और अनलॉकडाउन लगी, ऑलमोस्ट अनलॉकडाउन ही चल रहा है, लॉकडाउन नहीं हुआ है। हमको लगता है जैसे नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने कहा था कि 15 लाख बर्थडे हो जाएंगे, उसकी आशंका मुझे लग रही है। 4-5 लाख तो हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, इस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है और हमारे कल से लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो दवाइयां हैं उसका सही उपयोग करें, डॉक्टर्स की टच में रहें। यू शुड नॉट टेक दैट इट सो लाइटली। अब इतना लाइटली ना लें कि हम लोग परेशान हो जाएं और वी फॉल इन द ट्रैप ऑफ ओमिक्रॉन ऑल्सो। तो ये मेरी हिदायत रहेगी कि दवाइयां रेगुलर लें। कुछ दवाइयां आ गई, मोलनुपिराविर है जो एक स्पेशल एंटीवायरल मेडिसिन आई है, जो फेविपिराविर के छोटा बड़ा भाई कह सकते हैं, इट इज मोर इफेक्टिव इन ओमिक्रॉन। इसका उपयोग भी सबको ना करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को नहीं देना है, ओनली इन द एल्डरली, जहां पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप खत्म हो चुकी है उनको दे सकते हैं, अदरवाइज बाकियों को फेविपिराविर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े और आपने वक्त निकाला और कम समय में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई। बाकी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे इस पूरे घंटे के दौरान, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत जरूरी है कि सावधानी बरतें, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। ये ना सोचें कि ओमिक्रॉन है और डेल्टा से कम खतरनाक है। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, आपको नुकसान नहीं करेगा तो आपके जरिए किसी दूसरे को, किसी उम्रदराज को नुकसान करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको अपनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।